क्या कभी ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता आसान नहीं होगा, मैंने गलत चूज कर लिया, अरे ये मैं कहाँ आ गई, ऐसा कभी दिमाग में आया? हमेशा बहुत बार आता है। इवन लाइफ में इतना आगे इस फील्ड में आने के बाद भी कभी कभी फील होता। लेकिन कई बार जैसे कि हम आजकल का माहौल देख रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो चीज पानी है उसके बारे में मैनिफेस्ट करो तो वो मिल जाएगी। वो मैनिफेस्टेशन तो होता ही है, आप ड्रीम नहीं करोगे, मैं मानती हूँ मैनिफेस्टेशन में। अब जब हॉकी के फील्ड में कोई भी लड़की आना चाहती है तो वो क्या सोचकर आए और उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? वो हम अपने बच्चे जब बहुत पैदा होते हैं या बहुत बिगनर होते हैं, हम उनको सिखाते हैं ABCD, और या हिंदी में भी जो सिखाते हैं लैंग्वेज लिखना सिखाते हैं, सारी चीजें। तो हम उन्हें बचपन से पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं। अच्छा, 2021 में आपने नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जीती, उस टाइम पे कैसा फीलिंग थी? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कुछ प्लेयर्स छूट जाते हैं और कुछ अच्छे प्लेयर नहीं है टीम में, टीम एवरेज होती है, बट वो बहुत टीम बॉन्ड था हमारे साथ। आपको लगता है कि आने वाले कल में हॉकी का फ्यूचर बहुत, या उसकी तस्वीर बहुत कुछ बदलने वाली है? हाँ बिल्कुल, अभी ही हमने स्पोर्ट्स का सिनेरियो इतना बदल दिया है और हमारा प्लान है 2036 ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन के लिए हमने बिड की है। तो ऐसे ही आपकी हॉकी टीम से खिलाड़ी अच्छा खेले, उसकी पूरी जिम्मेदारी एक कोच के ऊपर आती है। बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं मैंने जिनका ACL इंजरी हो गया है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि अब ACL हो गया है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना रहता है, क्या प्रोसेस रहता है? बिल्कुल, आजकल तो हर एक के हाथ में फोन है, बट हम उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट। हम किनको फॉलो करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया, और श्रेया टॉक शो के आज के इस दमदार पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी, खास तौर से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वही ये पॉडकास्ट देखें। ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी जो निकलता है ना देश के लिए मेडल लेने के लिए, जाने के लिए, उसके पीछे ना सिर्फ उसकी मेहनत बल्कि उसके परिवार की भी मेहनत कितनी ज़रूरी है, उसके समाज का, आसपास के माहौल का उसको साथ देना कितना ज़रूरी है और उसको ट्रेन करना कितना ज़रूरी है, ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। कैसे खुद को मोटिवेट रख सकते हैं और खुद को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है वो है मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी की बहुत ही जानी मानी कोच वंदना उइके जी, जो कि 14 सालों से उन लड़कियों को ट्रेन कर रही हैं जिनके सपने हैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाने के। कैसे मैदान पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, कैसे स्ट्राइक करना चाहिए, कैसे लाइफ में अपने सपनों को स्ट्राइक करना चाहिए, ये सब कुछ उनसे आज जानने को मिलेगा। कैसे वो खुद को मोटिवेट करती हैं, कैसे सबको ट्रेन करती हैं, कितनी मुश्किल होती है एक खिलाड़ी बनने में और कितने सारे फ़ायदे हैं एक खिलाड़ी बनने के। ये सब कुछ जानना चाहते हैं, खुद को मोटिवेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं याद दिला दूं, जल्दी से कर लो और बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप करना ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो चलो, ये सारी बातें बाद में भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, चलते हैं। स्वागत है मैम आपका STS में। और क्योंकि आप एक कोच हैं और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, इंडिया के फ्यूचर को आप एक्चुअली ट्रेन कर रही हैं, लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? आपने क्यों सोचा कि मुझे हॉकी खेलना है? और जब सोचा तो फैमिली और समाज का कैसा रिएक्शन था? तो मैंने स्कूल में स्टार्ट किया था। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स होता था कंटिन्यू, तो मैं 2-3 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करती थी, वो पर सारे के सारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते थे। तो फिर जब टीम स्पोर्ट्स इज़ डिफरेंट, क्योंकि वहाँ टीम मेंबर्स होते हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय करते हो, तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन की, पर घर से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। 2 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उन्होंने कहा हॉस्टल नहीं जाना है, बिकॉज मेरे घर में मेरे जो जितने भी सिबलिंग्स थे, माई ब्रदर एंड सिस्टर, दे ऑल आर इन स्टडी। तो किसी ने फार्मा चूज़ किया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तो इस तरीके का कल्चर था। आई ऑल्सो, मतलब मेरा भी यही प्लान था कि आगे चल के इंजीनियर ही बनना है, मुझे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। और फैमिली का भी प्लान था। सडनली मैं ही पूरी फैमिली में हूँ जिसने स्पोर्ट्स चूज़ किया, बाकी सब जॉब कर रहे हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, तो उस तरीके का कल्चर था। तो 2-3 दिन मैंने खाना नहीं खाया एंड आई फोर्स टू माई पेरेंट्स कि सेंड मी द हॉस्टल। तो फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा। फिर वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। हॉस्टल में जाके आपको पता चलता है प्रोफेशनली कैसे स्पोर्ट्स में ग्रो करते हैं या क्या क्या, और आपके वहाँ से रास्ते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए। तो ऐसे। अच्छा, फैमिली से तो आपने थोड़ा भूख हड़ताल करने के बाद मना लिया फैमिली को, लेकिन जो आसपास के और रिलेटिव्स होते हैं उनका किस तरह का रिएक्शन था? उनको कैसे डील किया आपने? मतलब समाज का रिएक्शन कैसा था?
वैसे तो खैर इतना वो नहीं था फॉर मी, बट मैंने और भी मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे, मैंने देखा है कि लोग इतने जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको छोटे स्कर्ट, छोटे शॉर्ट्स और इस तरीके के कपड़े पहनने पड़ते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप स्कर्ट में ही खेल सकते हो या शॉर्ट्स में खेल सकते हो। तो हेयर रिस्ट्रिक्शंस तो रही हैं काफ़ी, बट शायद मैंने फेस नहीं की, बट मेरे साथ में जो और भी लोग हैं मैं उनको देखती हूँ कहीं ना कहीं वो फेस करते हैं इन चीज़ों को। क्या कभी ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता आसान नहीं होगा, मैंने गलत चूज़ कर लिया, अरे ये मैं कहाँ आ गई, ऐसा कभी दिमाग में आया? हमेशा बहुत बार आता है। इवन लाइफ में इतना आगे इस फील्ड में आने के बाद भी कभी कभी फील होता है कि शायद मैं भी अपने भाई बहनों की तरह या अपने सिबलिंग्स और कजन्स की तरह शायद पढ़ाई कर रही होती, तो मेरा भी वो 9 to 12 जॉब होता है, इट्स ईजी। और एज ए वुमेन मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी ऑफिस में जॉब कर रही थी तो या इंजीनियर होती कल को, या डॉक्टरी कर रही होती, तो शायद कहीं ना कहीं ईजी होता मेरे लिए। जब टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक ऐसा कौन सा पल है जो, या कहें कि सबसे पहला ऐसा कौन सा पल था आपकी लाइफ का जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देकर गया? जब मुझे वुमेन अकेडमी के लिए कॉल आया, मध्य प्रदेश अकेडमी के लिए 2012 में, ये लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे, दिल्ली में एक टूर्नामेंट था, तो मुझे डायरेक्ट कॉल आया। यहाँ पे हेड कोच है मिस्टर परमजीत सर, उनसे मैं पहले मिल चुकी थी, तो उन्होंने मुझे देखा था एक सेमिनार में, कोचेज़ का सेमिनार था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ठीक है भेजो वंदना को। तो सडनली सेमीफाइनल था एंड लिटरली मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, माई हार्ट बीट, क्योंकि मेरे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, दिल्ली पहली बार किसी बड़ी टीम के साथ सेमीफाइनल, मुझ पर प्रेशर था और वो वहाँ से उनको जाना था किसी मीटिंग में, तो उन्होंने सडनली कॉल किया था, मुझे कोई इमरजेंसी थी। तो इस वजह से, क्योंकि मैं अकेडमी में कभी गई नहीं थी तो मुझे पता नहीं था अकेडमी का क्या, प्लेयर्स को नहीं जानती थी मैं, बट उन्होंने मुझे थोड़ी ट्रिप एंड ट्रिक्स दी कि ये प्लेयर्स हैं, इनका नाम ये है, इंट्रोडक्शन कराया। तो और वहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी उस टाइम पे, यशोधरा सिंधिया, वो बैठी हुई हैं वहाँ पे स्टेडियम में, मैच चल रहा है और लिटरली मेरी हार्ट बीट वहाँ पे इतनी फास्ट है, मुझे डर भी लग रहा है। तो वो बहुत एक टफ एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो डे 1 जो मध्य प्रदेश अकेडमी के साथ मैंने निकाला वहाँ पे। तैयारी कैसे करी आपने वहाँ तक पहुँचने की, और क्या एक जर्नी रही है उस फेज़ तक पहुँचने की? बिल्कुल, मैंने इस बारे में फिर पढ़ाई की, मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया NSNS पटियाला से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जहाँ पे सारे कोचेज़ वहीं से प्रिपेयर होते हैं। तो मैंने पहले अपने वहाँ से 1 साल की डिग्री कंप्लीट की, फिर मैंने अपना बैचलर एंड मास्टर्स भी इसी फील्ड में कंप्लीट किया, फिर और भी मैंने कोर्सेज़ किए, FIH लेवल 1, 2, 3, और अभी मेरा रनिंग में 4 चल रहा है फॉर मलेशिया से। तो वो सब चीज़ें मैंने कंप्लीट की। उस दौरान कोई डिफ़िकल्टीज़ आई थी आपको, वो क्या फेस की थी? क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से थाली में परोस कर किसी को भी नहीं मिलती है। नहीं, आप कहीं जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, एंड स्पेशली लेडीज़ के साथ में ये ज़्यादा होता है, गर्ल्स के साथ में ज़्यादा होता है कि उनके सामने थोड़ा टफ होता है किसी भी लाइन को क्रॉस करना या आगे बढ़ना या कुछ अलग हट के करना। बिल्कुल, मैंने बहुत यंग अपना कोचिंग करियर स्टार्ट कर लिया था। उस एज में शायद प्लेयर्स अपना प्लेइंग करियर चूज़ करते हैं, तो 21-22 में मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उस बड़ी यंग एज में उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता आपके पास प्लेयर्स के साथ कैसे डील करना है। और अकेडमी जब मैं आई थी तो मेरी एज के ही प्लेयर्स थे वहाँ पे, तो उनके साथ डील करना भी बहुत टफ होता था। तो वो एक बहुत टफ एक्सपीरियंस रहा है कि आपके सेम एज के प्लेयर्स के साथ सीनियर जो कि आपसे ज़्यादा खेले हैं, जिन्होंने ओलंपिक रिप्रेजेंट किया है या इंडिया रिप्रेजेंट किया है, तो वो तो टफ रहा ही है। और जब मैं अपने आप को इस फील्ड में देखती हूँ तो बहुत कम विमेन पार्टिसिपेशन है एज ए फीमेल कोचेज़ है। इंडिया में भी बहुत कम फीमेल कोचेज़ हैं जो कि उस टॉप लेवल पे काम कर रही हैं। तो वो तो रहा है स्ट्रगल, ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि नहीं रहा है, टफ़ रहा है, बहुत सारा टाइम निकाला है। कभी बहुत बैड फेजेस थे, कभी बहुत ऐसा फेज़ भी किया है लाइफ में, बट ठीक है, आगे मूव ऑन होना होता है, तो उसी से आप सीखते हैं। वही क्योंकि जो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कई यूथ्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, तो जैसे कि आप भी कह रहे हो कि बहुत सारे टफ़ फेजेस लाइफ में आते हैं, तो उस टफ़ फेज़ में किस तरह से खुद को मोटिवेट करना रहता है, क्या करना चाहिए, अपनी मेंटल कंडीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप कैसे स्ट्रॉन्ग करवाते हो अपने प्लेयर्स को? खैर, मेरी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है व्हेन एवर आई फील लो, क्योंकि मुझे वो एक टाइम पे बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो मैं अपने पापा से कहती थी, शायद फैमिली में मेरे ब्रदर्स वगैरह, मेरी सिस्टर, जिनको ज़्यादा मुझसे पे मिलता था, तो मेरे पापा का कहना था कि यू आर डायरेक्ट कनेक्टेड टू द कलेक्टर SP टू कम टू मीट यू। वो खुद आते हैं ग्राउंड में आपसे मिलने के लिए, हैंडशेक करने, और आप बड़े बड़े गैदरिंग्स में जा रहे हो, शहर घूम रहे हो, पूरा इंडिया घूम लिया है तुमने, अब्रॉड टूर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन था। तो उनका कहना था कि आप उनसे अपने आप को ऊपर समझो, हट के समझो, कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर तो सभी बनते हैं, स्पोर्ट्स में कितने लिमिटेड लोग हैं उस टाइम पे जब मैं अपना जर्नी ये स्टार्ट कर रही थी।
तो बस वही इंस्पिरेशन रहा है, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, सीनियर कोचेस हैं जिनका गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी, यंग जितनी भी जनरेशन है, डोंट गिव अप एंड आप अपने ड्रीम्स को, मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ, आज भी मैं, मेरे हस्बैंड या मेरे फ्रेंड्स बात करते हैं तो मेरा यही होता है कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई सी द इंडिया टीम और इतने क्लोजली जाके मैं वहाँ पे फेडरेशन को जान पाऊँगी, इंडिया टीम में क्या हो रहा है वहाँ पे आप टच कर पाओगे, कभी सोचा नहीं था ये। तो ऑफ कोर्स आज वो सब चीज़ें मेरे सामने हैं तो बहुत खुशी होती। जैसा कि आप कह रहे हो कि ये सोचा भी नहीं था, लेकिन कई बार जैसे कि हम आजकल का माहौल देख रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो चीज़ पानी है उसके बारे में मैनिफेस्ट करो तो वो मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ हमने सोची भी नहीं है वो हमें मिल जाती है, उसके पीछे का राज क्या होता है? वो मैनिफेस्टेशन तो होता ही है, आप ड्रीम नहीं करोगे, मैं मानती हूँ मैनिफेस्टेशन में। एक टाइम था जब मुझे लगता था इंडिया टीम में जाना है जाना है जाना है, मतलब पता नहीं क्या होता था, सुबह शाम ऐसा लगता था वहाँ जाना है, देखना है क्या होता है, क्या कमी है जो वो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, और है क्या वहाँ पे। तो वो हर एक का ड्रीम होता है, आप सोचते हो तभी पूरा हो पाता है। जब मैंने मैनिफेस्ट तो करना ही पड़ता है, वहाँ तक तो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं सोचोगे कि मैं ओलंपिक रिप्रेजेंट करूँगा तो शायद आप नेशनल भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको बड़ा ड्रीम प्लान करना ही पड़ेगा। कोच बनने के लिए कब सोचा? क्या मैनिफेस्टेशन में ये शामिल था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। सोचा था कि एज ए प्लेयर ही अपनी जर्नी ख़त्म करनी है और रेलवे या किसी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए स्पोर्ट्स कोटे पे। पर एक टाइम पीरियड ऐसा है कि मेरे आसपास के फ्रेंड्स थे जो जॉब कर रहे थे, तो मुझे लगा, मेरा बैच चला गया था वहाँ से हॉस्टल से, तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने बाकियों से बातचीत की, फिर किसी ने मुझे गाइड किया कि ऐसे करके डिप्लोमा का कोर्स होता है। 2008-9 बैच में मैंने पास आउट किया फिर वहाँ से, तो फिर मैंने वो कोर्स वगैरह ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे अच्छी अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिल गई, तो वो रहा मेरा जर्नी का। उसके बाद फिर एक रास्ते मतलब कहते हैं ना कि आप एक बार उस पाथ पे चलने लगते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन हाँ, मैंने उस फील्ड में बहुत मेहनत की, तब वो चीज़ें मुझे मिली हैं। मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, होली, दिवाली, फेस्टिवल, शादियाँ, बहुत सारा मतलब फैमिली फंक्शंस, और बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे ये सब चीज़ें। और फिर कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। अब मुझे सब कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करनी है, ये क्यों नहीं करनी, तो मैंने कहा प्रोफेशनली अब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ हॉकी में, कोचिंग में, तो अब मुझे क्यों उस सेक्टर के बारे में सोचना है। तो मुझे लगता है नाउ यू आर एस्टेब्लिश, आप अच्छा काम करिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ नहीं होता। तो आप एक अच्छी जगह पे हैं, आप अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो सब चीज़ें मुझे लगता है रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन हर एक खिलाड़ी कोच नहीं बन सकता, ठीक है। अब जब हॉकी के फील्ड में कोई भी लड़की आना चाहती है तो वो क्या सोचकर आए, उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, वो क्या, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे वो काम करें जिसमें उनका फ्यूचर सिक्योर हो, अच्छा कमाएं और सेटल रहें। तो ऐसा क्या करना है और ऐसा क्या सोचें, या अपने पेरेंट्स को कैसे वो मनाएं कि उन्हें वो आने दें? हम अपने बच्चे जब बहुत पैदा होते हैं या बहुत बिगनर होते हैं, हम उनको सिखाते हैं ABCD, और या हिंदी में भी जो सिखाते हैं लैंग्वेज लिखना सिखाते हैं, सारी चीज़ें। तो हम उन्हें बचपन से पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, फिर वो 1st से लेकर 12th तक पढ़ाई करते हैं। 12th के बाद वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर या मेडिकल या इंजीनियर बनेंगे, तो कम से कम हर एक चीज़ में उनको 15-16 साल तो लगते ही हैं। 12 साल तो वो 1st से लेकर 12th तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसमें और 5 साल लगा लीजिए। तो आपको कम से कम वो टाइम पीरियड, तो आप कम से कम मुझे लगता है 16-17 साल लगाते हैं पढ़ाई में, तब जाके आप किसी चीज़ को अचीव कर पाते हैं एजुकेशन में। लेकिन जब स्पोर्ट्स में प्लेयर्स आते हैं तो पेरेंट्स का ये होता है कि अभी हमारा बच्चा इंडिया खेल ले, अभी हमारा बच्चा टॉप लेवल पे परफॉर्म कर ले। तो ये भी एक जर्नी ही है जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, एजुकेशन भी कंप्लीट करते हैं और स्पोर्ट्स को भी साथ में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के समझने के लिए कि जब किसी भी चीज़ को बचपन से सिखाते हैं, जब लैंग्वेज आप बचपन से सिखाते हैं, तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत अर्ली एज से अडॉप्ट होने वाली चीज़ है जो हर एक को करना चाहिए। मतलब एक लंबा प्रोसेस लगता है किसी भी चीज़ को बेटर तरीके से हासिल करने के लिए, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक जो मेंटलिटी है स्पोर्ट्स को लेकर, उसके लिए आप क्या कहोगे, कैसे पेरेंट्स की उस मेंटलिटी को चेंज किया जाए इंडिया में ख़ास तौर से? मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स से एक तो फिट रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना में बहुत सारे इश्यूज़ हुए, बहुत सारी डेथ फेस की हमने, बहुत सारे मेडिकल इशू हैं इंडिया में भी। अब ओबेसिटी को हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, अगर आप अपनी फिटनेस पे फोकस करते हैं, मैं ये नहीं कहती हर कोई ओलंपिक्स नहीं खेल सकता, हर कोई टॉप लेवल पे एथलीट नहीं बन सकता, पर आप अपनी लाइफ में अगर स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करेंगे एटलीस्ट फॉर फन, फॉर फिटनेस, तो भी आप स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है हर एक को स्पोर्ट्स करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जस्ट हॉकी, बट कोई भी स्पोर्ट्स हमेशा हर एक को खेलना चाहिए, 1 घंटे आधे घंटे, फिटनेस पर्पज़ से, मेंटल पर्पज़ से। आप देखेंगे कि आपका जो मेंटल लेवल है, जब भी आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ खेलते हैं, फन एक्टिविटी करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इवन आप डांस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी। तो हर एक को फिजिकल एक्टिविटी अडॉप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर फिज़िकली आप फिट रहेंगे तो सब कुछ फिट रहेगा। लेकिन इसी बात से एक सवाल और मेरे मन में आता है, क्योंकि आप अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करती हो, तो आपके खिलाड़ी के अंदर फील्ड पर अच्छा खेलने के लिए क्या चीज़ का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके हिसाब से? उसका मेंटल हेल्थ का बेटर होना, उसका फिज़िकल हेल्थ का बेटर होना, या फिर टेक्निक? जैसे कि मैं बोलूँगी हर टाइम पे एक फेजेस आते हैं। जैसे अंडर 16 की बात करूँ, जैसे आप स्टार्ट करते हैं 8 साल से लेकर 16 साल तक, तो हमारा मेन फोकस होता है उनकी फ़िज़िकल एबिलिटी पे काम करना, उनकी थोड़ी बहुत मेंटल स्किल्स पे काम करना, वो कैसे चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं बॉल पोजीशन के लिए, और उसके बाद उनकी स्किल्स पे और उनकी टेक्निक्स पे काम करना। उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ मैं बोलूँगी एंड में आती है, क्योंकि 16 तक तो वो फ़न और इन्जॉय करें, उस चीज़ को अडॉप्ट करें, कैसा होता है उस चीज़ को फील करें, उस चीज़ में वो अपना इंटरेस्ट डालें। उसके बाद फिर टॉप लेवल पे जब आप जाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं 17, 18, 19, तो आपका मेंटल स्टेट भी डेवलप होता है। तो मुझे लगता है फर्स्ट इज टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फिटनेस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, 2021 में आपने नेशनल वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप जीती। उस टाइम पे कैसा फीलिंग थी और उसकी तैयारियां कैसे की थी, और जो आपके प्लेयर्स थे उनका किस तरह का सपोर्ट था आपके साथ? बहुत बहुत सपोर्ट था। टीम, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कुछ प्लेयर्स छूट जाते हैं और कुछ अच्छे प्लेयर नहीं है टीम में, टीम एवरेज होती है, बट वो बहुत टीम बॉन्ड था हमारे साथ। साइकोलॉजिस्ट, बाकी सपोर्ट स्टाफ, झांसी में ही हो रहा था वो इवेंट, तो एक ये भी सपोर्ट था कि यहाँ से टीम हमारी सपोर्ट करने के लिए पहुँच जा रही थी वहाँ पे, तो वो सब चीज़ों का काफ़ी वो रहा। फिर हमारी प्रिपरेशन रही, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने हमने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, इवन मेंटली विद द साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके क्या करना है। फिर वहाँ पे हर मैच टू मैच भी प्लानिंग रही कि लीग मैचेस में कैसे खेलना है। पूल बहुत टफ था हमारे लिए, झारखंड हमारे पूल में, फिर हमारा क्वार्टर फाइनल मैच हमको निकालना है, फिर सेमीफाइनल खेलना है हमको महाराष्ट्र के साथ, फिर हमने फाइनल खेला हरियाणा के साथ। तो वो बहुत ग्लोरीफाइड डे था, इज़ लाइक गूज बम्प, क्योंकि हम बहुत मतलब फर्स्ट टाइम वी विन दी सीनियर विमेन नेशनल चैम्पियनशिप, तो वो एक अचीवमेंट था मेरे लिए, मेरी करियर में बहुत बड़ा। कोई विशेष कॉम्प्लीमेंट उस टाइम पे मिला चारों तरफ से आपके सीनियर से, या फिर वो सब कुछ नॉर्मली था? नहीं 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 नहीं, एवरीबडी जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट मी, आर्टिकल्स निकलते हैं आपके नाम पे, आप मीडिया बाइट कर रहे होते हो हॉकी इंडिया के लिए, जो फेडरेशन है उनके लिए, तो आपको अच्छा लगता है। जब आप अपना नाम सर्च करते हो गूगल के ऊपर, ओके वंदना उइके, तो वहाँ पे पूरा डिस्प्ले आ रहा होता है आपके नाम का, तो ऑफकोर्स आपको अच्छा ही लगता है ये सब चीज़ें। तो ये सब कुछ एक दिन का तो खेल है नहीं, आपने अपनी पूरा जीवन एक तरह से समर्पित किया हुआ है। लेकिन इस बीच अगर हम प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की बात कहें, क्योंकि पेरेंट्स की बात हो या समाज की, सब एक ही बात कहते हैं कि जब महिलाएं काम करती हैं तो उनका पर्सनल लाइफ नहीं रहता है, तो वो आप कैसे मैनेज करती हो और कितना सेटिस्फाई हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से? Might be I'm lucky कि my husband is also belongs to sports, he's a badminton player, बट प्रॉब्लम तो है क्योंकि पहले फोर्स करते थे मुझे कि मुझे शादी करनी है। पहले लोगों का परसेप्शन होता था कि शादी कब करोगी, शादी कब करोगी, और मैंने थोड़ी लेट मैरिज भी की। उसके बाद अब उनका ये होता है अब शादी कर ली है, बच्चे कब करोगे, बच्चे कब करोगे, तो दैट इज़ प्रेशर कम फ्रॉम दी सोसाइटी और फ्रेंड्स। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टिल दे सेड कि कब करोगी या क्या है, कब प्लानिंग करनी है, फैमिली प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये है वो है। तो मैं ये आए दिन मैं ये लेक्चर सुनती रहती हूँ अपने फ्रेंड्स से भी, फैमिली से भी, तो है बहुत प्रेशर है। और फैमिली वर्क लाइफ को बैलेंस करना, मैं तो मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका बहुत सपोर्ट है। अगर आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड अगर सपोर्टिव ना हो, मैंने बहुत घरों में देखा है जैसे कि नहीं मेड के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खा सकते, कोई नहीं आ सकता, तो वो सब रहते हैं रिस्ट्रिक्शन। शायद मेरे साथ नहीं थे पर है, मैंने देखा है, बट फिर भी स्टिल मुझे भी सुनने को मिलती हैं कुछ चीज़ें। तो उसको कैसे डील करते हो फिर आप? होता है कभी कभी बहुत मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत कुछ, लेकिन फिर आई प्रेफर जब मैं फील्ड पे जाती हूँ, ग्राउंड पे, वहाँ प्लेयर्स को देखती हूँ तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि यार ठीक है, किसने क्या बोला है क्या नहीं, वी जस्ट वर्क फॉर हॉकी। तो वो भी एक फैमिली है आपकी, जिसके लिए आप जी रहे हो। एवरीथिंग फॉर मी, मतलब अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है कि अब कभी कभी लगता है छोड़, मतलब
बहुत मुश्किल है वहाँ से हटना, अपने आप को डिटैच करना कि हॉकी के अलावा फिर है क्या और कुछ आता नहीं है आप। लेकिन ज़रूरी होता है कि अपनी फैमिली को भी हमें संभाल कर रखना है या अपनी पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना ही है। हालांकि ये एक अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको कैसे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ में। इसमें किसी भी तरह का सामाजिक तौर से कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सभी का अपना अपना निर्णय है उसे कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। आपने भी चुनाव किया और आप जैसे कि कह रही हो कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ भी और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी आपने अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपके अंडर ट्रेनिंग पा रही हैं, और उनमें से कोई ऐसा नाम है जो आने वाले फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत बड़ा नाम साबित होगा? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं सविता पूनिया हैं, वंदना कटारिया हैं, रानी रामपाल, ये बड़े बड़े नाम हैं जो हॉकी से जुड़े हुए हैं। आपकी टीम से कोई ऐसा नाम है आपको लगता है जो आगे जाने आने वाला है? बिल्कुल, इशिका चौधरी ऑलरेडी इंडिया टीम में रिप्रेजेंट कर रही है और मुझे लगता है वो अपना एक अलग नाम बनाएगी। जब भी अभी तो वो है ही इंडिया टीम में सीनियर में, शायद वो इनके बराबर पॉपुलर नहीं है अभी, पर मुझे लगता है 1-2 साल में जब तक नेक्स्ट ओलंपिक आएगा वो बहुत पॉपुलर होंगी। एक और हमारी प्लेयर है ज्योति सिंह, वो जूनियर वर्ल्ड कप की अभी क्वालिफिकेशन था उसमें क्वालिफाई भी किया और कैप्टन भी थी, और मुझे लगता है अभी आने वाले वर्ल्ड कप की टीम में भी वो उनको कैप्टनसी मिलेगी। तो वो दोनों प्लेयर्स हैं जो अभी रिसेंटली टीम इंडिया में हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। तो आगे चल के वो भी शायद वंदना की तरह और सविता की तरह अपना बहुत बड़ा नाम बनाएंगी, रानी रामपाल की तरह। डेफिनेटली आपको लगता है कि आने वाले कल में हॉकी का फ्यूचर बहुत या उसकी तस्वीर बहुत कुछ बदलने वाली है? हाँ बिल्कुल, अभी ही हमने स्पोर्ट्स का सिनेरियो इतना बदल दिया है और हमारा प्लान है 2036 ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन के लिए हमने बिड की है, शायद हमें वो मिल भी सकता है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स को लेके, नॉट ओनली हॉकी बट बाकी स्पोर्ट्स को भी ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में जो भी होस्ट करता है आप उसको सारे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन मिलते हैं। तो हम ये सारे स्पोर्ट्स वहाँ पार्टिसिपेट करने हैं, पर जब हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड स्लॉट है जहाँ पे हमारे प्लेयर क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पूरे स्पोर्ट्स के साथ करेंगे तो बहुत कुछ है और हॉकी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मुझे लगता है अभी हॉकी का ऑरा चल रहा है, वेदर इट्स HIL अभी स्टार्ट किया है, जैसे IPL चल रहा है वैसे हॉकी इंडिया लीग को विमेन को अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम वो किया है। तो मेरा मानना है कि क्रिकेट स्टार्ट करने में इतना साल लग गए विमेन क्रिकेट को, विमेन क्रिकेट की लीग आने में, बट जब लीग जैसी रिज्यूम हुई मेंस की उसके बाद इन्होंने 2007 से लीग स्टार्ट चल रही थी, HIL मेंस चल रहा था, बट उसके बाद फिर बीच में कुछ इश्यूज हुए जिसकी वजह से वो लीग बंद हो गई। पर अभी जो हमने लीग स्टार्ट की है हॉकी इंडिया, जो HIL लीग स्टार्ट हुई है, तो उसमें उन्होंने 4 टीमों के साथ विमेन कैटेगरी को स्टार्ट किया है और नेक्स्ट सीज़न में उनका प्लान है 6 या 8 टीमों को कराना। तो डेफिनेटली मैं तो मानूंगी बहुत गोल्डन ईरा चल रहा है इस टाइम हॉकी का। तो सपोर्ट आपको चारों तरफ से, लेकिन हालांकि जिस तरह से हम देखते हैं कि क्रिकेट को लेकर बड़ा जोश है सभी में, हालांकि हॉकी अपना नेशनल गेम है इवन, और जब महिलाओं की बात आ जाती है कि महिला हॉकी खेल रही है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट जो महिला क्रिकेट लीग हुआ है उसमें ही इतना टाइम लग गया लोगों को समझाते समझाते या समझते समझते कि ये भी बहुत अच्छा खेलती हैं और हमें यहाँ भी चीयर अप करना है। ऐसे में कितना मुश्किल लगता है उस ऊंचाई को छूना कि वाकई में जो हॉकी गेम है वो निकल कर सामने आए क्रिकेट के जैसा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं। अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, अगर आप ओलंपिक नहीं जीतेंगे, ग्लोबल लेवल पे डोमिनेशन नहीं दिखाएंगे, तो फिर लोग आपको इतना पसंद नहीं करेंगे। जब भी आप हमारी क्रिकेट टीम देखेंगे फाइनल्स खेल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रही है, कोई और इवेंट जीत रही है, तो वो जीत आपको उस तरीके पे उस लेवल पे पहुँचाती है, तभी व्यूअरशिप मिलती है। नीरज चोपड़ा को कौन जानता था? राइट जेवलिन कौन देखता था, मुझे बताइए, जेवलिन थ्रो के लिए। लेकिन आज हम रात को 2 बजे 3 बजे उठ के हम नीरज चोपड़ा के इवेंट के लिए उठते हैं, हम देखते हैं। 100 मीटर उसेन बोल्ट करता है, तो सब सुबह 4 बजे 1:30 बजे कितने बजे इवेंट हो जो स्पोर्ट्स देखते हैं या फॉलो करते हैं, वो उठ के उनकी इवेंट्स देखते हैं। तो उन्होंने अपने स्पोर्ट्स को पॉपुलर किया है। तो हमें अगर अपने स्पोर्ट्स को पॉपुलर करना है तो हमें रिजल्ट देने पड़ेंगे। हमें एक ग्लोबल लेवल पे, टॉप लेवल पे, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में, बड़े बड़े इवेंट्स में अपना डोमिनेशन दिखाना पड़ेगा, तभी हम क्रिकेट को टच कर पाएंगे। बट मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी। क्रिकेट इज़ ऑल्सो अ गुड स्पोर्ट्स, मज़ा आता है। आई ऑल्सो वॉच IPL एंड अदर दोस क्रिकेट इवेंट। तो यस, हमें अपने स्पोर्ट्स को ग्रो करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों से कंपेयर करना चाहिए। और हमें अपने स्पोर्ट्स में हम कैसे फंड्स ला सकते हैं, जैसे उनका बहुत बड़ा BCCI है या फंडिंग है, तो हम अपने स्पोर्ट्स में कैसे फंडिंग को लाएं, प्राइवेटाइजेशन लाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपने स्पोर्ट्स से जोड़ें, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है उसके ऊपर फेडरेशन और बाकी लोगों को काम करना चाहिए।
लेकिन इस सब की जिम्मेदारी एक बहुत मोटे तौर पर कोच के ऊपर आती है कि आपका खिलाड़ी, जैसा कि आपने कहा कि अच्छा खेलेंगे तो दुनिया जानेगी और समझेगी, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी की आपने बात की। तो ऐसे ही आपकी हॉकी टीम से खिलाड़ी अच्छा खेले, उसकी पूरी जिम्मेदारी एक कोच के ऊपर आती है। तो बतौर कोच आपने कभी ऐसा फेस किया कि कोई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा है या जीत नहीं मिल रही है, उसको कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे हैंडल करते हो उसकी मेंटल कंडीशन को उस टाइम पे? बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं मैंने जिनका ACL इंजरी हो गया है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि अब ACL हो गया है तो हम क्या करेंगे। बट हमने एकेडमी में उनको ना बाहर नहीं किया, उनको वेडिंग आउट नहीं किया, उनको रखा, उनकी रिकवरी कराई, रिहैब कराया, उनको मोटिवेट किया, बाकी प्लेयर्स के एग्जांपल दिए कि ACL सिर्फ तुम्हारा नहीं हुआ है, ओलंपिक लेवल पे भी आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर ड्यूरिंग द मैच उनको इंजरी हो जाती है, वो सेमीफाइनल फाइनल से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद वो रिकवर करते हैं। तो जस्ट गिव देम द एग्जांपल्स। हमारे लिए तो बहुत सारे एग्जांपल हैं उनके सामने देने के लिए, तो इसी तरीके से मोटिवेट किया है किसी अच्छे बड़े प्लेयर का एग्जांपल देना या उनको बताना कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, 1 साल की रिकवरी करके आप फिर से कम बैक कर सकते हो। बट हमारे पास, मुझे नहीं पता कि ग्रास रूट पे क्या सिस्टम है वहाँ पे, पर हमारा बहुत बड़ा सेंटर है। अगर यहाँ रिकवरी नहीं हो पाएगी तो हम उनको भोपाल बड़े सेंटर में भेज सकते हैं फिजियोथेरेपी। तो एक हमारा पूरा एक सिस्टम चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास, पूरा हमारा सेंटर है, तो हम उनको भोपाल भी भेज सकते हैं रिहैब रिकवरी के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी है। मुझे नहीं पता, पर हमारे टाइम पे इतने बड़े लेवल पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वहाँ पे शायद मुझे लगता दिक्कतें थी। पर अभी स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, तो मैं ग्रास रूट का तो नहीं बता सकती, पर अकेडमीज़ में बहुत बड़े सेटअप्स में ये सब काम हो रहा है। तो बच्चे उस लेवल पे डीमोटिवेट उतना होते नहीं हैं। उन्हें पता है कि 1 साल कभी कभी सिलेक्शन नहीं होता है टीम में, मेन सिलेक्शंस के टाइम पे आप बीमार हो जाते हो, आप ट्रायल में नहीं जा पाते हो, आपकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो फिर वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है सबकी उसमें। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करिए। मैं तो सब प्लेयर को ये कहती हूँ, हर नेशनल हर साल का मेला है, इस बार नहीं अगली बार ट्राई करो। ये हर लेकिन ये अगली बार कब तक रहेगा, और फ्यूचर को, जैसे मैंने पहले भी बात की, फ्यूचर कैसे सिक्योर? एक खिलाड़ी खेल लेगा, ठीक है, एक टाइम तक एक टीम में खेल रही है, एक हॉकी की जो खिलाड़ी है महिला, खास तौर से लड़की, तो आगे के फ्यूचर के लिए वो किस तरह से सिक्योर हो रही है? क्या गवर्नमेंट उसको और भी कोई बेनिफिट दे रही है? गवर्नमेंट का तो नहीं पता, पर मैं पर्टिकुलर, जैसे हमारे प्लेयर्स हैं बहुत सारे, हम जैसे मैं ही है, मैं अगर अपने स्पोर्ट्स में नहीं आगे ग्रो कर पाई तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टडी कंटिन्यू रखी, तो आई हैव बिकम अ कोच। अब तो बहुत कुछ है, अब तो लोग MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, MD बन के बैठे हैं, HODs बन के बैठे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब आप फिजिकल एजुकेशन, हमारे ग्वालियर में ही खुद इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारा तो मेन मोटिव होता है कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन दोनों साथ में होनी चाहिए। पर ये बहुत पहले क्या होता था मुझे नहीं पता, पर अब हमारा मेन फोकस होता है कि आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करें और आप अपने स्पोर्ट्स पे भी फोकस करें। कभी लाइफ में कुछ टफ आ जाए कि आप स्पोर्ट्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आप स्टडी में ग्रो कर पाएँ, क्योंकि AG ऑफिस में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, इनकम टैक्स में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बैंक्स में आपको ग्रेजुएशन चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। तो कुछ बैंक्स ने भी अपनी टीम बनाई है, SBI, यूको बैंक, यूनियन बैंक्स, तो इनकी टीम है अपनी। तो हम हर प्लेयर को यही बोलते हैं कि 10-12 पहले 10-12 से जॉब मिल जाती थी स्पोर्ट्स कोटे पे, या अभी भी बड़े प्लेयरों को जिन्होंने ऊपर वर्ल्ड कप वगैरह रिप्रेजेंट किया उनको मिल जाती है। पर बाकी जो एवरेज प्लेयर हैं, हमारा उन पर फोकस और एम्फेसाइज होता है कि आप अपनी पढ़ाई को भी साथ में कंटिन्यू रखें। तो इस तरीके से हम चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल खेलना है तो खेल ही खेलना है, पढ़ाई से हम नाता अपना तोड़ दें। हमें अपनी एजुकेशन पर भी पूरी तरह से फोकस रखना होगा। 100%। और ये एक, इसे एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे, जो खिलाड़ी है वो तो पूरे जी जान से खेलता है, तो उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस उसका स्पोर्ट्स है। और बहुत सारे एडवांटेज हैं, स्कूल से एडवांटेज मिलता है उनको, क्योंकि वो पूरे महीने टूर पे होते हैं, कैंप्स में होते हैं। तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी है, ITM है जैसे, या जीवाजी यूनिवर्सिटी है, इनका बहुत सपोर्ट रहा है हमारे लिए। अकेडमी में स्पेशल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए हैं इन्होंने प्लेयर्स के लिए, जैसे वो कोई बड़ा इवेंट खेल रहे हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ का, स्कूल का, किडीज़ कॉर्नर जहाँ पे हमारे सारे बच्चों के एडमिशन्स हैं, वहाँ पे उनके लिए स्पेशल एग्जाम किए जाए। नॉट ओनली द बोर्ड एग्जाम्स, पर बोर्ड एग्जाम्स में भी MP गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर आप SGFI के नेशनल्स खेलते हैं तो उसमें भी आपको वहाँ पर 10 या 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके। अगर आप उन नेशनल्स में मेडल होल्डर हो या कुछ हो,
तो वो सब चीज़ों का प्रोसीजर है, लेकिन सबको शायद ये चीज़ें पता नहीं है, तो वहाँ तक प्लेयर्स पहुँच नहीं पाते हैं। सोचता ही नहीं है ना कि अरे ये कैसे ही तो हैंडल करेंगे। दैट्स वाई द रीज़न कि मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ कि ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि ऐसा नहीं है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो आपके लिए रास्ते खुले रहते हैं, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। इवन मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कशन हो रहा था कि हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जहाँ पे हम ये चीज़ बता पाएँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेयर देखे हैं, दे आर डिसअपॉइंटेड कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, बट हम उनको बता पाएँ कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें वो जा सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे तो लगता है 12th के बाद हमारा LNIP इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, पर कितनों को पता है LNIP के बारे में? तो ऑल इंडिया जिनको नॉलेज है स्पोर्ट्स की वो जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं, इवन स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी बड़ी। कई तो हमारे DSOs हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स यूथ, मेरे ऊपर ही बैठे हुए हैं वो लोग, मेरे जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, उनकी सारी स्टडीज़ यहाँ से हुई हैं LNIP फिजिकल एजुकेशन से। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अपना आपके वो वीडियो एनालिस्ट हैं, आपके SNC हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज़ हैं, तो ये सब स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई को अपने साथ रखना। अच्छा, साथ ही मैम आपका पूरा अनुभव जो रहा है अब तक का, ऐसे में आपको क्या लगता है जब कोई लड़कियां आती हैं स्पोर्ट्स में ज्वाइन करती हैं तो हर किसी का एक ही मोटिव होता होगा कि ओलंपिक खेलना है, वहाँ जीतना है, तो क्या इतना आसान है वहाँ तक पहुँचना, जीतना और सब हासिल कर लेना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो बोलूँगी इतनी सारी मेहनत है, इतनी सारी, और सिर्फ सक्सेस इतना ही है, लेकिन उसके लिए सभी चीज़ें उसके फेवर में होनी चाहिए। टाइम, अच्छी टीम का होना, अच्छे आपका जो पेरेंट्स है, फैमिली का सपोर्ट होना, कोचेस का सपोर्ट होना, और लक होना कहीं ना कहीं आपके पास, और आपकी अपनी मेहनत, तो वो सारी चीज़ें मिलके एक प्लेयर को उस जगह पे पहुंचाती हैं। जब आप एक सही टाइम पीरियड में आते हैं, जब जैसे कि अभी टीम हमारी स्विच हुई है इंडिया टीम, तो उस टाइम पे अगर कोई अच्छा प्लेयर जैसे इशिका शैली, वो बहुत सही पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने टीम इंडिया में एंट्री ली, यंग थे एंड सडनली दे कम इन दी टीम, तो वो उनके साथ टाइम, उनका लक और वो सब चीज़ें फेवर की गई हैं। तो बहुत टफ जर्नी है, मैं तो यही बोलूँगी स्पोर्ट्स की, और मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया बहुत सारे प्लेयर को। यहाँ पे 100 गर्ल्स हैं मध्य प्रदेश एकेडमी में, पर वो 100 की 100 सक्सेसफुल नहीं हैं। सिर्फ 10 प्लेयर हैं हमारे जो कि जूनियर और सीनियर इंडिया टीम में हैं। 90 प्लेयर्स हमारे साथ ही हर साल प्रैक्टिस करते हैं। तो अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना रहता है, क्या प्रोसेस रहता है कि बच्चे इस फील्ड में, जैसे बहुत सी लड़कियाँ आना चाहती हैं, छोटे शहरों से हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं, हालांकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो दुनिया भर की तमाम जानकारी वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक एज ए एक्सपर्ट, एज ए कोच, आप क्या ऐसा तरीका बताओगे कि ये आसान तरीका है और आप आ सकते हो, सोचने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, आजकल तो हर एक के हाथ में फ़ोन है, बट हम उसका यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट। हम किन को फॉलो करते हैं। इफ़ समबडी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और समबडी फॉलो यू इन इंस्टाग्राम, तो उसको पता होगा पॉडकास्ट में क्या है, या आपके पॉडकास्ट देख के वो लर्न कर सकता है वहाँ चीज़ें क्या हो रही हैं। या एज ए कोच किन को फॉलो करते हो आप, DSYW की वेबसाइट को फॉलो करिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है स्पोर्ट्स के बारे में। तो मुझे लगता है बहुत सारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, स्पोर्ट्स स्कूल हैं, स्पोर्ट्स के कोचेज़ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन पे प्रोफेशनली बताते हैं कि आप इस फील्ड में ज्वाइन करिए, आप ये ज्वाइन करिए, यहाँ वैकेंसीज़ है, यहाँ पे ये है। तो मुझे लगता है आप मोबाइल का, आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे सब लोग, क्योंकि हर एक के हाथ में फ़ोन है। मुझे लगता है आज की ये शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? 10th के बाद से ही नहीं, लड़कियों को? आपको मुझे लगता है 6-7 साल से ही स्पोर्ट्स करना चाहिए। ओके। मतलब यूरोप में तो देखेंगे आप, वहाँ तो कल्चर ही है 4-5 ईयर्स से स्पोर्ट्स करने का, फिर हम उस कल्चर को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? छोटे बच्चों को तो कोई जाने ही नहीं देता है। अगर बच्चा छोटा बच्चा, तो मैं तो इवन मैं तो ये देखती हूँ, जाने देते हाँ स्कूल जाने देते हैं, लेकिन स्कूल में भी अगर बच्चा खेलता ज़्यादा है, मान लीजिए स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, पढ़ाई में थोड़ा सा कम दे रहा है, तो उसको ये सिखाया जाता है कि भैया तुम खेलते ही क्यों रहते हो, पढ़ो थोड़ा। क्योंकि पहले की मेंटेलिटी यही रही है कि एक लाइन थी ना जो अक्सर मेरे बाबा भी कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अरे भैया, अब आजकल तो खेलेंगे कूदेंगे तब भी नवाब बन सकते हैं। बट ये कैसे लोगों को समझ में आए, और जैसे कि आपने कहा कि बहुत ही अर्ली एज में स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। वही बात है ना, सक्सेस रेशियो बहुत कम है। PV सिंधु फिंगर पे लड़कियां हैं, PT उषा फिंगर पे है, सानिया नेहवाल फिंगर पे है। तो जब आप फिंगर व्हाट इज द रीजन ऑफ बिहाइंड इट? मैं ये बोल रही हूँ ना, जब तक आप ग्लोबल लेवल पे डोमिनेशन नहीं दिखाएंगे, और इसका रीज़न भी यही है। बहुत सारे स्पोर्ट्स, जैसे मैं ही हूँ, बट मैंने हमेशा ये सोचा है अपने माइंड में कि व्हेनेवर आई हैव अ किड्स,
he or she might be represent the Olympics. That's my plan. They do the sports, not only the badminton or the hockey, any sports, but they are in the sports. तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके खुद के बच्चे स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, जो खुद स्पोर्ट्स कोटे से अपॉइंटेड हैं, उनके खुद के बच्चे स्पोर्ट्स नहीं करते हैं या वो अडॉप्ट नहीं करते हैं स्पोर्ट्स फील्ड को। तो जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन किसी चीज़ में नहीं होगा, हम इंजीनियर्स और डॉक्टर क्यों बहुत अच्छे हैं इंडिया में, क्योंकि हर किसी को डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। तो आप सोचो कि बच्चा पैदा होते ही डिसाइड हो जाता है कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है या बेटा तुमने इंजीनियर बनना है। मास पार्टिसिपेशन है उस फील्ड में डॉक्टर और इंजीनियर्स का, तो इस वजह से आपको बेटर डॉक्टर और इंजीनियर्स इंडिया में मिल जाते हैं। तो हम कितना लिमिटेड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ 100 लड़कियाँ खेल रही हैं, बस आप उड़ीसा या झारखंड देखेंगे वहाँ पे 300-400 लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। हॉकी उनकी लाइफ है, हॉकी उड़ीसा में या झारखंड में, वहाँ पे ग्लोबल अच्छा बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात है और जैसे कि हम गर्ल्स की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फिजिकली ट्रेन करना या उनका डाइट का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें कितना रोल प्ले करती हैं और इसको आप कैसे मैनेज करते हो? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम तो हमेशा एम्फेसाइज करते हैं गुड डाइट लें, आप अच्छी डाइट लें। खैर अकेडमी में तो काफ़ी अच्छी डाइट वगैरह है, पर जो बच्चे घर से भी आते हैं तो हम उनको यही बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि हर कोई रोज़ नॉनवेज खा रहा है या एग्स खा रहा है, वेजिटेरियन भी हैं, पर हम अपने बच्चों को अदर प्रोटीन सोर्सेज खिलाते हैं। कितने लोग तो स्प्राउट्स भी नहीं बनाते हैं अपने घर में। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सिर्फ अंडा खाना, नॉनवेज या चिकन खाना या पनीर ही इम्पॉर्टेंट है, पर हम अपने बच्चों को एक नॉर्मल स्प्राउट्स भी नहीं खिला पा रहे हैं, दाल और उनसे बना हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है ना, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हम बनाते हैं पोहा, हम खाते हैं जलेबी, हम खाते हैं समोसा, हम एसएस कचौड़ी पे खड़े होते हैं, पर हम प्रोटीन के और भी सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल घर में भी कर सकते हैं आम चीज़ों से। तो उनके ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए और ये छोटे से ही फोकस करना चाहिए, बहुत छोटे से बच्चों को, क्योंकि यूजली क्या होता है हम बचपन में बच्चों को खिलाते हैं कि बेटा खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, बहुत अच्छी बात है ना, समोसा खा लो, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, या फिंगर चिप्स हैं या जो भी है वॉटेवर, बट हम उन्हें ये सिखाते ही नहीं है कि तुम्हारा डाइट यहीं से शुरू करना है, हमें बहुत छोटे से ही ध्यान रखना है। हालांकि मैं तो मेरा एक टाइम था कि जब मेरा मन था कि मैं भी स्पोर्ट्स लाइन में जाऊं, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। अब चूंकि लड़कियों के लिए कबड्डी गेम इतना स्पेशल नहीं था उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, और उस वक्त मेरे मन में था स्पोर्ट्स का, दूसरा कोई और फील्ड मुझे नहीं मिला, रास्ता ही नहीं दिखा। तो मुझे ये लगता है आज के टाइम में कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत कम उम्र से इसकी शुरुआत है, तो उसके लिए पेरेंट्स को ध्यान रखना है, समझना है कि किस तरह से अपने बच्चे को और उसकी कैपेबिलिटी को हम समझें और उसे रास्ता दिखाएं। तो ऐसा कोई खिलाड़ी आपके साथ आई या कोई ऐसी लड़की जिसने अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि वो भी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई है, आज की डेट में भी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई है? नहीं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं है स्टोरी, क्योंकि वो अपने मन से ही आते हैं। बट हाँ, मैंने बहुत यंग एज में, जैसे इशिका ही है, उसको बहुत यंग एज में खेलते हुए देखा है। या एक और हमारी ये भी यंग कृष्णा शर्मा प्लेयर है, उसने अंडर 16 इंडिया अटेंड किया, शी इज़ फ्रॉम ग्वालियर। तो उसने बहुत यंग एज में हमने आइडेंटिफिकेशन किया था उसका। अभी एक और लड़की है भाविका, मतलब आप अकेडमी आएंगे तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे यंग प्लेयर हैं, 10, 11, 12 ईयर्स के, दे स्टार्टेड देयर हॉकी। तो मुझे लगता है अगर वो 10-11 में यहाँ पे हैं तो शायद उन्होंने 9-10 में हॉकी पकड़ ली थी कहीं ना कहीं। तो वो यहाँ पे आए हैं, छोटे छोटे यंग प्लेयर्स हैं। तो इशिका की जर्नी भी मैंने वहीं से देखी थी, या शैली की जर्नी मैंने वहीं से देखी थी। जब वो 12-13 साल के थे, वो एकेडमी आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे सामने, उन्होंने कैसे अपने को 10-10 साल में वहाँ से वहाँ ग्रो किया है। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मतलब ऐसा कोई नहीं रहा एक्सपीरियंस कि लड़के कोई सामने आया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा है, सब रफ एंड आई होपफुली कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से ही लड़कर अपने सपनों के लिए अगर बढ़ना पड़ता है तो इससे ज़्यादा मुश्किल लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। और जब आपके अपने साथ खड़े होते हैं तो हर मुश्किल भी आसान हो जाती है। मैं अक्सर ऐसा अपने व्यूअर्स से भी कहती हूँ कि अपनों का साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी लाइन में आगे बढ़ने के लिए। और मैं तो अपने आप को लकी मानती हूँ कि हम इस जनरेशन में हैं अभी फ़िलहाल की इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो प्रीवियस विमेंस को फेस करनी पड़ती थी। अभी तो बहुत फ्रीडम है, सपोर्ट रहता है फैमिली का, हस्बैंड का, आपके ब्रदर जो भी मेल हैं आपकी लाइफ में, वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। अब तो मुझे लगता है इट्स वेरी ओपन फॉर विमेन कैटेगरी। हो सकता है बट कई लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है आजकल तो कई केसेस भी ऐसे हुए हैं कि जहाँ फिर से ये सवाल उठने लगा कि महिलाओं को ज़्यादा ही स्वतंत्रता दे दी गई है। तो मुझे लगता है इसका सही यूज़ और इस्तेमाल होना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स के बारे में और उनके बारे में हमेशा सोचना चाहिए, कुछ भी चीज़ें ऐसी ना करें जो
आप उनके सामने नहीं कर सकते हैं तो फिर वो आपको कहीं भी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। राइट। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है मैम, और क्या लगता है कि कैसे अब ट्रेन करने वाले हो, आगे के जो गेम्स आने वाले हैं उसमें हमें कितने मेडल, कितनी ट्रॉफी क्या क्या हम इंडिया के लिए लेकर आ सकते हैं व्यूमेन हॉकी टीम के जरिए? नहीं, अभी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट रहेगा जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, तो मैं तो चाहूँगी कि हमारी जूनियर टीम जीते वो वर्ल्ड कप, और उनके लिए बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से इंडिया टीम को। और दूसरा हमारा क्वालिफिकेशन रहेगा 2026 में एशियन गेम्स, जिसके थ्रू हम ओलंपिक के लिए कोटा लेंगे। तो मैं तो चाहूँगी, टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है बैंगलोर में, बाकी टूर्स जाते हैं वो और सब कुछ कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो वो आगे चल के ओलंपिक क्वालिफाई करें, क्योंकि वो ओलंपिक अगर जाएंगे तो जो एकेडमी है और बाकी लोग रिजल्ट जैसे जो आप कहती हैं, तो 2000 हमने अभी खेलना है 28 में ओलंपिक, तो जब 28 की प्रिपरेशन अभी से होगी 3-4 साल पहले, तो हम और चीज़ें ग्रो कर पाएंगे। तो स्टेट्स हम में पहुंच क्यों नहीं पाते हैं, हम ओलंपिक क्यों नहीं हंट कर पाते हैं? कभी कभी चीज़ें सब वही ना, मैंने बोला ना, सिचुएशन, टीम, प्लेयर्स, कोच, वो एक आपके साथ सब कुछ होना चाहिए। आपका तो कहाँ हम कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, इंडिया कहाँ वीक है? होता है कुछ चीज़ें, मैं भूल नहीं सकती, बट है कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो कर रहे हैं, बट नहीं, तो उनको सुधारा जा सकता है, उन पॉइंट को सुधारा जा सकता है ना। अभी हम, मुझे लगता है सब ट्रैक पे है, सारी चीज़ें, सब कुछ अभी ऑन ट्रैक है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हम एशियन गेम्स जीतेंगे इस बार, और हम डायरेक्ट कोटा लेंगे क्वालिफिकेशन ओलंपिक्स का, गोल्ड वहाँ से लेकर आएंगे। बिल्कुल। आखिर सोने की चिड़िया है इंडिया, मतलब कहने के लिए फिलहाल तो सोने की चिड़िया है और रही है। हालांकि अब जो कंडीशन है इंडिया की वाकई सोचने वाली है, लेकिन ये एक ऐसी जनरेशन है कि यहाँ से सोचना शुरू किया तो आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे हम, क्योंकि अब हम लोगों की सोचने का तरीका, हम लोगों के थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो गया है। जैसे कि आपने कहा कि फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और सपोर्ट है, उनके मेल्स का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है। जो लड़कियां आती हैं उनके लिए, या जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं और वो भी निकल कर स्पोर्ट्स के फील्ड में आना चाहती हैं, या उसमें से शायद कुछ ऐसी भी होंगी जो हॉकी ही खेलना चाहती हैं। उनसे क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी कि वेलकम है, आप हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ करते हैं, आपको मेहनत तो हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे वो हॉकी हो या कोई भी फील्ड हो। तो मेरा यही रहेगा कि आप बहुत मेहनत करें, बहुत हार्ड वर्क करें, अपने आप पे विश्वास रखें। जब मैं कर सकती हूँ तो शायद कोई भी कर सकता है वहाँ पे। और मुझे लगता है, मैंने सच में देखा है कि कभी कभी किसी प्लेयर से उम्मीद नहीं रही है, बट उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है यहाँ पर आके, बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो आप में कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है जो छोटे शहर के लोग हैं वो तो ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके ड्रीम बहुत बड़े होते हैं, तो आप तो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। राइट। तो बेस्ट विशेज़ है मुझे। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि सोशल मीडिया पर हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हैं, और लड़कियां तो ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर कहना चाहिए दूसरे फ्रेम में ही दिखाई देती हैं, तो ऐसे में उनको कंट्रोल करना। अच्छा, आपके भी जो खिलाड़ी हैं, जो आपके साथ में आपकी टीम है, तो उसमें से भी कुछ ऐसा रहते होंगे कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको कैसे आप साइड बाई साइड करके उन्हें सिखाते हो, कैसे क्योंकि फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है अपने काम पर। इम्पोर्टेंट है, बट हम उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ें जो डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, या मैं क्या किसी को बोलना है कि मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बट वही बोलूँगी ना, मास पार्टिसिपेशन है इन्फ्लुएंसर्स का, गलत इन्फ्लुएंसर्स का। अगर वहाँ पे 1000 गलत इन्फ्लुएंसर हैं और 100 अच्छे हैं, तो लोग लेकिन किसको देख रहे हैं? उन थाउजेंड्स को देख रहे हैं कि उनका व्यूअरशिप कितनी है, या वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, या उनको सब चीज़ें मिल रही हैं लाइफ में, तो वो 100 भी उधर 1000 की तरफ ही डाइवर्ट होंगे। तो वो तो है ही, मेरा सबको यही रहेगा कि वो सही गलत आपको ही चूज़ करना है। तो आपको इतना सेंस होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या पोस्ट करना है और क्या नहीं करना है। पर जो मेरे प्लेयर्स हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगी, उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आने लगता है जब वो बहुत ज़्यादा, आप सोते नहीं हैं रात में या आप रिकवरी नहीं करते हैं, तो आपके मॉर्निंग सेशन में वो चीज़ नज़र आती है। तो जब भी वो कुछ ऐसा गड़बड़ करते हैं सेशंस में, तो मैं जब उन्हें कॉल करती हूँ तो उनका यही होता है कि रात को नींद नहीं आई, और आइदर पता नहीं क्या था, घर सैटरडे संडे गए, वो उन्होंने रिकवरी नहीं की, उन्होंने सिर्फ घूमा, पर उसका इम्पैक्ट उनकी ट्रेनिंग में नज़र आता है। तो जब आप वीडियो सेशन देखते हैं, जब आप उनको ट्रेन करते हुए देखते हैं, तो उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन होता है कि सोशल मीडिया की वजह से या हमारा डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से हमारा ग्राफ और परफॉर्मेंस डाउन हुई है। तो ऑफकोर्स हम उन्हें समझाते हैं कि ये सब चीज़ें आपके लिए गलत है, और एक टाइम पीरियड है, स्पोर्ट्स बहुत लंबी जर्नी नहीं है, 30-35 मैक्सिमम। और मुझे लगता है किसी लड़की की अगर शादी हो जाए 28-27 में,
फिर दे प्लान अ बेबी और समथिंग, तो और आपके 2-3 साल चले गए। तो स्पोर्ट्स आपका बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। आप डॉक्टर बनोगे, आप 64, इवन दो आप पूरी लाइफ डॉक्टर ही रहोगे, इंजीनियर बनते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो भी आप 60-65 तक काम करेंगे। लेकिन हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स है वो बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मेंस के लिए तो मैं बोलूँगी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, रोनाल्डो हैं, वो सब खेल रहे हैं 37-38, बहुत टॉप एथलीट्स हैं, उनके खुद के अपने विलास हैं, पर्सनल फिजियोज हैं, पर्सनल वो सब है, तब वो उस एज में परफॉर्म कर पा रहे हैं। बट एक आम और एवरेज इंसान उस एज तक परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो आपको जो फोकस है वो बहुत कम 30 साल में मानती 30 ईयर्स तक ही रखना है। ओके तो जब आप 10 साल में स्टार्ट करते हो तो आपको 20 साल तक आपने अगर एक अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी बना ली तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, आपको पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना है, ब्रांड आपके लिए हमेशा इंडोर्स करेगी। आप आज सचिन ने हॉकी मतलब क्रिकेट बंद कर दिया, बट सचिन तेंदुलकर इन एवरीवेयर, सानिया नेहवाल ने बंद कर दिया, पीवी सिंधु अब नहीं खेलेंगी, बट स्टिल उन्होंने इतना अर्निंग कर चुके हैं, इतने वेल टू डू सेटल हो चुके हैं वो, कि उनको लगता है आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए अपने आप को फोकस में रखना है ताकि उस गोल को हासिल करें जो उन्होंने हंट किए हैं, राइट? वो 20 ईयर्स की मेहनत है, 20 ईयर्स की जर्नी है, और वो पूरी लाइफ आपको पे करेगा। पीवी सिंधु का नाम अब हिस्ट्री में है, सानिया नेहवाल ऑन हिस्ट्री, नोबडी कैन चेंज। पीटी उषा कितने साल पहले उन्होंने, अगर हिस्ट्री रचनी है तो फोकस तो करना पड़ेगा। लेकिन इस फोकस के लिए कहते हैं ना कि चिड़िया की आंख ही सिर्फ दिखाई दे, उसका कोई फॉर्मूला है? अपने स्टूडेंट को भी इस पॉडकास्ट के जरिए देना चाहते हो या फिर जो व्यूवर्स हैं और उनको भी देना चाहते हो, कोई फॉर्मूला है ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे? नहीं, फोकस और मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो उस जगह पे है, मुझे तो लगता है उनकी स्टोरीज देखिए, आप उनका डिसिप्लिन देखिए, वेदर इट्स खाना हो, वेदर इट्स पीना हो। जब भी आप बड़े बड़े एथलीट्स को सुनते हैं तो वो यही बताते हैं कि वो कितने डिसिप्लिन रहे हैं। इंजुरीज हैं उनको, पेन है उनको, पर वो स्टिल ट्रेन करते हैं। चाहे किसी की डेथ हो जाए घर में तो भी वो स्टिल परफॉर्म करते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ये बहुत कम टाइम का फेज़ होता है स्पोर्ट्स। मैं तो 20 साल की जर्नी मानती हूँ। इस 20 ईयर्स में आपने जो कमा लिया बस वही कमा लिया। आपने जॉब ले ली और आप एक बहुत टॉप एथलीट बन गए, तो बहुत कम टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें, फोकस करें हर चीज़ के लिए। कोई एक ऐसा थॉट जो हमेशा आपको मोटिवेट रखता है? क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे और ख़ुद भी अच्छा कर पाएंगे। मैं तो हमेशा अपने आप को पुश करती हूँ कि वंदना यू कैन डू इट, और तुम कर सकती हो, कुछ भी टफ नहीं है। और बस मेरा अपना ये मंत्र है कि मतलब मैं अपने आप को ऐसे इसमें माइंडसेट कितना काम करता है? माइंडसेट कितना काम करता है? ज़्यादा काम करता है। कई बार तो आई एम लाइक लिटरली क्राइंग, नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीवन बट इन दी अलोन ईरा। बट उस टाइम पे मैं अपने आप को ये बोलती नहीं करना है और करके दिखाना है, बाकियों को अपने आप को प्रूफ करना है कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे मेरे एम्स हैं, और मैं बाकी कुछ करना चाहती हूँ इस फील्ड में, स्पोर्ट्स में, और स्पेशली इन द हॉकी। इतनी सारी जो ट्रॉफीज़ हैं हम आपके आसपास देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन सबको पाने के लिए जो सेक्रीफाइस आपने किए हैं या जो हार्ड मेहनत आपने की है, आपने हार्ड वर्क किया है, उस सब का क्रेडिट आप किसको दोगे? किसी एक पर्सन का कोई नाम, या जैसे कहते हैं प्रेरणा, मेरी लाइफ की प्रेरणा वो रहे हैं, कौन है वो? ऐसा तो मैं मतलब बहुत सारे लोग रहे हैं, बट मैं ऑफ कोर्स अपनी फैमिली ही मेरी जो है उनका बहुत सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। मेरे फादर साहब का, जिन्होंने, मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी ऑफ कोर्स उस टाइम पे, पर उनका मुझे भेजना, सपोर्ट करना हर तरीके से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो मैं बस यही बोलूँगी, माई फादर इज़ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ, वो कहते हैं ना हर सक्सेसफुल लड़की के पीछे अगर कोई है, हिज फादर बिहाइंड, क्योंकि शादी तो आप बाद में करते हो, उससे पहले यू स्टार्ट योर जर्नी, तो वो आपके फादर ही होते हैं जो आपको वो फ्रीडम देते हैं, फाइनेंशियल आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो आपको ज़रूरत है। क्योंकि मेरी मदर तो हाउसवाइफ थी, उस जनरेशन में लोग इतनी महिलाएं काम नहीं करती, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे पीछे। वाओ। तो फाइनली जैसे कि आपने कहा कि आपकी फैमिली का, स्पेशली आपके फादर का सपोर्ट रहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है टिके रहना, करते जाना और आगे बढ़ते जाना। थैंक यू सो मच वंदना जी, हमसे कनेक्ट होने के लिए, इतनी सारी बातें आपने लाइफ से जुड़ी हुई यहाँ शेयर करने के लिए, स्पेशली उन यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है आप, क्योंकि आप लगातार काम कर रही हैं, अपने सपनों को आपने पूरा किया है और अब उन तमाम लड़कियों के सपने पूरा करने में उनको ट्रेन कर रही हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाइस वो, और बस अच्छा लगा।
सेम हियर थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रेया। तो आज आपने देखा कि एक फैमिली का हमारा साथ होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई पिता एक मजबूत सहारा बनकर अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता है ना, या कोई ऐसा अपना जो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करता है, तो आपके सपने बहुत आसानी से पूरे होते हैं। हालांकि मुश्किलें तो सफ़र में आती ही हैं, लेकिन उसके लिए खुद को लगातार अपनी जगह पर मजबूती से बनाए रखना, टिके रहना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमेशा मैं कहती हूँ हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए, और यही बात आज मैंने इस पॉडकास्ट के ज़रिए जानी है कि अगर सपने पूरे करने हैं तो लगातार उनको जीते रहो, चाहे अपने ख्वाबों में जियो, चाहे बाहर मैदान में जियो। फ़िलहाल आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, आई होप। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दो और ढेर सारा प्यार अपना कमेंट में मुझे भेज दो। मैडम से कुछ जानना चाहते हो, कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में लिख कर मुझे बता सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जाने का वक्त है, एक और नए पॉडकास्ट में जल्दी से होगी फिर आपसे मुलाकात। लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जल्दी से कर लो टैब, ताकि जैसे ही अगला पॉडकास्ट आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे भी देख सको। ढेर सारा प्यार देते रहो, जैसा कि हमेशा कहती हूँ, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू, राधे।